हे गाइस, दिस इज अ डीएसटी का पार्ट 3। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से खत्म किया था। बट इस हम क्या करेंगे, ज़्यादा कवर करेंगे स्टोरी। एक बार में ज़्यादा स्टोरी को कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नॉवल है, तो हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में कवर करने की। अकेनो ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, अकेनो, उसमें कुछ निर्णायक चीज की कमी है। सीधे कहें तो उसके पास वो एक ताकत नहीं है, वो विनाशकारी हमला जिसे तुम सर्टन किल मूव कह सकते हो। इससे हैरान होकर सोचते हुए, रियस के पास कोई स्पेशल मूव नहीं है, बल्कि इससे अगर बात सिर्फ एनर्जी शूट करने की है तो उसका भी अच्छा असर है। पक्का बुचा। मेरा मतलब रियस के पास शायद अब तक कोई खास मूव नहीं रही, कम से कम उन खतरनाक दुश्मनों के लिए जिनसे हमने लड़ा है। पर अकेनो, ऐसा लग रहा है कि अब वो उसे ढूंढ रही है। यहाँ तक कि मैंने भी एक बार शर्मनाक हार का सामना किया था। अकेनो ने ये बात उदासी से कही और मैंने सिर हिलाते हुए उससे कहा, इससे नहीं, दुश्मन की क्वीन भी काफी माहिर थी। इससे विवरण में, वो क्वीन एबरडन के घराने से थी जिसने होल की ताकत का इस्तेमाल किया। मैंने सुना है कि वो नौजवान डेविल्स की सबसे ताकतवर क्वीन में से एक थी। शायद वो रेजर की क्वीन और सिट्री ग्रुप की फुकू काइचा से भी ताकतवर रही होगी। वो इतनी कुशल थी कि वो होली लाइटनिंग को भी तोड़कर दो भागों में बांट सकती थी, एक लाइट और दूसरा लाइटनिंग। इससे थोड़ा गर्व से, वैसे इसे कुंग ने उसका मुकाबला तो तुरंत ही खत्म कर दिया था। इससे थोड़ी झिझक से, हाँ शायद ये बात सही हो सकती है। इससे मन में सोचते हुए मैंने उसे हराया, गुस्से में आकर और ट्राइना का इस्तेमाल करके। हालांकि मैंने बाद में अपने उस व्यवहार पर विचार किया। अकेनो सन ने मुझसे कहा था कि ट्राइना को आखिरी पल तक मत दिखाना, लेकिन मैंने उसे तुरंत ही इस्तेमाल कर लिया। मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि मेरे सभी साथी पहले ही हार चुके थे। शायद यही मेरी वर्तमान कमजोरी थी। अगर मैं ऐसे हालातों में संयम नहीं रख सका तो मैं भविष्य में एक अस्थिर किंग बन जाऊंगा। जब मैं ऐसा कुछ सोच रहा था जो कि मेरे लिए बहुत ही असामान्य था, अकेनो हल्के से मुस्कुराई। अकेनो, मुझे अब खुद में कुछ बदलाव लाना होगा, लेकिन चलो फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं। क्या तुम अब भी रियस को उसके नाम से साफ साफ नहीं बुला सकते? इससे मैं बुला सकता हूँ जब ज़रूरत होती है, लेकिन अभी तक मुझे इसकी आदत नहीं है और मैं थोड़ा शर्माता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बुलाना चाहता, बस नाम लेने में झिझक महसूस होती है। इससे मन में यही थे मेरी सच्ची भावनाएं। मैं सच में रियस का नाम लेने में शर्माता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में उसे उसके नाम से बुलाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता था, रियस, आई लव यू। अकेनो सन फिर मुस्करा दी। अकेनो छेड़ते हुए, ओ माय, तुम्हारा जवाब सुनकर अच्छा लगा। अब मुझे भी तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा कि तुम मुझे भी अकेनो बुलाओ, जैसे रियस को बुलाते हो। और क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर हमने एक अफेयर शुरू कर दिया तो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा, खासतौर पर तब जब तुमने अभी अभी उससे अपने दिल की बात कही हो? इससे हड़बड़ाते हुए, अफेयर, इससे तेजी से मन में सोचते हुए, अकेनो सन, जो एक अफेयर की बातों को लेकर पूरी तरह पागल रहती है, वो पहले से ही इसके बारे में सोचती रहती थी, यहाँ तक कि जब मैंने रियस को प्रपोज भी नहीं किया था। ये वही अकेनो सन है जो एक पूरी एस टाइप की लड़की है। उसे रियस को परेशान करके बहुत मजा आता होगा। नो फ्लर्टी और टीजिंग टोन। हाँ, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी अफेयर पार्टनर बनने की कैंडिडेट पहले से हूँ? मेरा शरीर गर्म हो रहा है क्योंकि मैं सच में तुम्हारे साथ एक अफेयर शुरू करना चाहती हूँ। इससे नरेशन, अकेनो सन ने अपने शरीर पर अपने हाथ फिराने शुरू कर दिए। जब उसने अपने बदन को हिलाया, उसकी सफेद जांघें इतनी चमकदार थीं कि मैं सीधा उसे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसका शरीर इतना स्मूथ और सॉफ्ट था। हर बार जब मैं उसे छूता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं उसमें डूब जाता हूँ। इससे शॉक्ड विस्पर, फिर अकेनो सन ने अपना चेहरा मेरे पास लाया और मेरी नाक पर किस कर दिया। अकेनो, चेयरफुल, सुबह के लिए इतना काफी है मेरे लिए। यूफू वैसे भी एशिया चैन आ चुकी है। इससे पैनिकिंग का क्या? जैसे ही अकेनो सन ने ये कहा, मैंने दरवाजे की ओर देखा। एशिया वहाँ खड़ी थी, एक एप्रन में। वो जैसे बर्फ की मूर्ति बन गई हो, लेकिन चेहरा मुस्कान में जमा हुआ था। असिया, तुम हर बार ऐसे मोमेंट पर ही क्यों आ जाती हो? एशिया मुझे देखकर सीधा मेरी छाती से लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। एशिया, जेलस, इमोशनल, अकेनो सन ने मुझसे पहले कर लिया।
मैं भी तो तुम्हें मॉर्निंग किस देना चाहती थी। इससे नरेटिंग इन शॉक, तुम भी। एशिया चांद इतनी बोल्ड कब से हो गई, यहाँ तक कि मैं खुद शॉक में था। अब तो वो खुद मुझसे किस की भी मांग करने लगी है। ये सब पक्का बुचाव और अकेनो सन का असर है। और तभी ज़ीनोवियर एंटर्स, सीरियस टोन, क्या हुआ एशिया? NNG। अकेनो फुकुबुचो सुबह सुबह फिर से अपनी फ्लर्टेशन शुरू कर चुकी है क्या? इससे हैरान होकर, ता तुमने क्या कहा? नहीं, क्या तुम लोग सुबह सुबह ही ऐसे काम कर सकते हो? आयरीना भी वहाँ आ गई और वो भी चौंकी हुई लग रही थी। तुम लोग भी आ गए। चर्च ट्रियो सुबह से ही इतनी एनर्जेटिक कैसे हो सकती है? कुछ समय हो चुका था जब मैंने रियस को अपने दिल की बात कही थी। अब आगे मेरे साथ क्या होगा? भले ही मैं खुश महसूस कर रहा था, लेकिन उनके पागलपन भरे एक्शन से थोड़ा बविल्डर्ड भी हो गया था। लेकिन हाँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश था। इससे नरेशन में इस तरह मेरी वो पागल सी सुबह खत्म हुई और मैं अब फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में था। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। मम उन सब लड़कियों की लीडर जैसी लग रही थी और ज़्यादातर लड़कियां उनकी मदद कर रही थी टेबल सजाने में। आज हम खा रहे थे फ्राइड अंडे, मिसो सूप और सैल्मन। मतलब आज का मेनू पूरी तरह जापानीज था। हमारे घर में ब्रेकफास्ट का रोटेशन होता है, कभी जापानीज, कभी यूरोपियन, कभी चाइनीज। सारी लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं खाना बनाने में। हर सुबह मेरा पेट टेस्टी खाने से भर जाता है। सच में मैं बहुत लकी लड़का हूँ। डैड मुस्कुराते हुए, जानते हो बेटा, डैडी का सबसे फेवरेट टाइम होता है जब हम सब साथ में खाना खाते हैं। हर कोई अच्छा खाना बनाता है, सबका खाना स्वादिष्ट होता है। और औरतें कहती हैं, एक मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। समझ रहे हो ना इसे? इससे खुश होकर। हाँ डैड, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। इससे खुश होकर सोचते हुए मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मेरा रोज का खाना कितना मज़ेदार होता है। चारों तरफ बेशुजो लड़कियाँ हैं। मैं वही खाना खाता हूँ जो उन्होंने बनाया है। खाते वक्त मैं उन्हीं से बात भी करता हूँ। क्या यही परफेक्ट लाइफ नहीं होती? उसी पल मैंने महसूस किया, लड़का बनकर पैदा होना कितना अच्छा है। रियस मुस्कुराते हुए, ये रहा तुम्हारा बेंटो। आइज। इससे नरेशन, रियस ने मेरे सामने लंच बॉक्स रखा, चेहरे पर बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान के साथ। मम, रियस, एशिया और अकेनो सन बारी बारी से लंच बनाने की ड्यूटी करती हैं। कोने को छम, ज़ीनोवियर, आयरीना और रॉसराइस ज़्यादातर खुद ही खाती हैं, इसलिए वो खाना बनाने में शामिल नहीं होती। कभी कभी वो किचन में जाती हैं, लेकिन 4 हेवनली किंग्स से कम्पीट करना उनके बस की बात नहीं। किचन की 4 राजकुमारियां होती हैं, मम, रियस, एशिया और अकेनो सन। एशिया का खाना तो इतना स्पेशल होता है कि मम ने खुद कहा है, एशिया ही सबसे बड़ी कंटेंडर है हायाडू फैमिली के टेस्ट को आगे बढ़ाने की। ऐसे ही लंच बॉक्स की बारी बदलती रहती है, लेकिन अब तो ज़्यादातर रियस ही मेरे लिए लंच बनाती है। लड़कियों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि रियस ही मुझे खाना खिलाएगी। हर बार वो एक बेंटो बॉक्स बनाती है जिसमें ढेर सारा प्यार और केयर होता है। हर बार उस बॉक्स में दिल हॉट मार्क बना होता है और उसका टेस्ट सच में लाजवाब होता है। ये सबसे बेस्ट फीलिंग है। अकेनो सैन छेड़ते हुए, इसे को वो लंच बॉक्स मिल रहा है जो सिर्फ रियस सैन ही बनाती है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो इसे। डैड मुस्कुराते हुए, एक लंच बॉक्स जो एक प्यार करने वाली पत्नी ने बनाया हो, यही कहना चाहिए। लेकिन तभी मैत्सुडा और मोटोहामा ने भी टीजिंग करते हुए कहा, क्या ये लंच तुम्हारी बीवी ने बनाया है? वो एशिया और अकेनो सन के बनाए बेंटो को देखकर बोले। तो अब मैं क्या कहूँ? इससे मन में सोचते हुए, शायद इसे कहा जा सकता है एक लीगल वाइफ द्वारा बनाया गया बेंटो। अब जब मैं हायाडू के घर में रह रहा हूँ, तो शायद एक दिन ऐसा आए जब मुझे अपने देश की खाने की स्किल भी दिखानी पड़े। रॉसवाइस सैन थोड़ी पर हाथ रखते हुए सोचती हैं, मेरे देश में वैल्हाला में कैसा खाना होता है। खैर, मैं खुश हूँ क्योंकि अब खाने में वैरायटी भी बढ़ेगी। मैं मुस्कुरा ही रहा था कि रवेल मेरे सामने आ गई। वो एक लंच बॉक्स में खाना भर रही थी। ये उसका यूजुअल लंच बॉक्स नहीं था। इससे, ओह रवेल, वो लंच बॉक्स किसका है? रवेल, ये गास्पा सैन के लिए है। लगता है वो सुबह सुबह खुद से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इससे चौंककर, सुबह की ट्रेनिंग गाया सुके खुद कर रहा है। मैं एकदम शॉक्ड रह गया। गास्पा खुद से ट्रेनिंग, ये तो बहुत बड़ा खुलासा था। रियस मेरे पास बैठते हुए, पिछली लड़ाई में उसने कहा था कि उसे अपनी ताकत की कमी महसूस हुई, इसलिए अब वो खुद से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा है ताकि तुम्हारे और यूटो के साथ होने वाली ट्रेनिंग के अलावा थोड़ा बेसिक अभ्यास भी कर सके।
जो उसके शरीर पर ज्यादा दबाव ना डाले। आखिरी मैच, बेल टीम के खिलाफ की लड़ाई। हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे माता पिता वहाँ थे। फिर अकेनो-सन ने कहा, अकेनो-सन। गास्पर ने कहा कि वो अपनी ताकत को पूरी तरह से हासिल करना चाहता है और उस स्टेज तक पहुंचना चाहता है। इसके लिए वो सुबह सुबह दौड़ता है और बेसिक से मसल ट्रेनिंग कर रहा है। इससे मन में सोचते हुए वो उस स्टेज तक पहुंचना चाहता है, बैलेंस ब्रेकर को हासिल करना सेक्रेड गियर के लिए। तो वो आखिरी मैच को लेकर चिंतित था। हालांकि उसने बहुत अच्छा लड़ा। उसने हमें दिखाया कि वो एक सच्चा मर्द है, लेकिन फिर भी यासुके खुद को माफ नहीं कर पाया अपनी ताकत की कमी के लिए। आखिरकार वो एक लड़का है। इससे जज्बाती होकर मैं समझ सकता हूँ यासुके कमजोर होना, ये वो चीज़ है जिसे लड़के कभी खुद को माफ नहीं कर पाते। मैं जितना हो सके उतना उसकी मदद करूँगा। ग्रेमरी ग्रुप के लड़कों को यस्के, कीबर और मुझे इतना मजबूत बनना ही होगा कि हम लड़कियों की रक्षा कर सकें। ज़ीनोवियर गंभीर आंखों से कहती है, हाँ वो एक मर्द है और वो जरूर ताकतवर बनेगा। नरेशन, यस्के को सबसे ज्यादा सपोर्ट देने वाली थी ज़ीनोवियर, और वही यस्के था जिसने ज़ीनोवियर को उस वक्त बचाया जब वो ऑफ गार्ड हो गई थी। ज़ीनोवियर शर्माते हुए हल्के मुस्कान के साथ, मुझे उसकी इमेजिनिंग मस्कुलर बॉडी का ख्याल भी नहीं करना। इससे कहता है, मेरे दिमाग में मैंने मिल्टन का शरीर और यासुके का सिर जोड़ दिया। मैं उसे फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार के किसी प्राणी के रूप में आसानी से सोच सकता हूँ। मिल्टन कल्पना में ओसु, इसे सेंपाई, मैंने एक वैम्पायर की मुट्ठी प्राप्त कर ली है। जब मैं इसे सेंपाई के खून से प्रोटीन मिलाता हूँ तो वो मेरी मांसपेशियों के लिए फायदेमंद बन जाता है। इन शानदार बाइसेप्स को देखो। ओसु, इससे सोचते हुए, अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि मामला इतना दूर जाएगा, लेकिन अपने बेसिक स्टैट्स को बढ़ाना एक अच्छा फैसला था। अब तो मैं भी बिना किसी तनाव के बैटलफील्ड में बैलेंस ब्रेक स्टेज में जा सकता हूँ। तुम्हें सबसे पहले बॉडी ट्रेनिंग और स्प्रिंटिंग से शुरुआत करनी चाहिए। रावल, कोनेको-सन, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। इससे नजर डालते हुए रेवेल कोनेको-सन के चेहरे को देख रही थी। जैसे उसने कहा, कोनेको-सन सच में कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और वो दर्द में सी लग रही थी। क्या उसे फ्लू है? कोनेको-सन, कुछ नहीं है। इससे कोनेको-सन ने तुरंत जवाब दिया। फिर भी रेवेल ने उसका माथा छू लिया और चिंता में पड़ गई। रेवेल, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो थोड़ा लाल है। क्या ये फ्लू है? तब मैं तुम्हारे लिए एक खास एप्पल सॉबे बनाऊंगी जो हमारे फीनिक्स खानदान से पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे घर की जमीन से आए सिबों से बना होगा ये। उन्हीं से मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। इससे देखते हुए कोनेको-सन ने रेवेल का हाथ हटाया और बोली, कोनेको-चान, वो एक अप्रिय उपकार होगा। इससे कहता है। जैसे ही रेवेल ने सुना, वो इतनी गुस्से में आ गई कि उसके ड्रिल जैसे बाल घूमने लगे। रेवेल, नमा, दूसरों की अच्छी नीयत को ठुकराना बिल्लियों को जरूर अच्छा लगता होगा क्योंकि वो जैसे चाहें वैसे जी सकती हैं। कोनेको-चान, मुझे ये बात किसी बड ब्रेन से सुनना पसंद नहीं जो खुद कुछ याद नहीं रख सकती। रेवेल हैरानी से, बी बड ब्रेन, अगर मुझे सही याद है तो जापान में बड ब्रेन उसे कहते हैं जो सब कुछ तुरंत भूल जाता है ना? कोनेको-चान, सही जवाब पर तंज में, लगता है तुम बहुत अच्छी तरह पढ़ाई कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें शाबाशी देती हूँ। रेवेल चिढ़ते हुए, नमा, ये बिल्ली लड़की, इससे हंसते हुए। इन दोनों के बीच की तकरार अब रोज की बात हो गई है। ये हमेशा ऐसे ही बहस करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। कोनेको-चान रोज रेवेल की मदद करती है और रेवेल भी उस पर निर्भर करती है। लगता है ये दोनों अच्छे लड़ाकू साथी हैं। कोनेको-चान को ऐसा बर्ताव करते देखना मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं उन्हें मुस्कुराकर देख ही रहा था कि मम्मी ने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, मम, वैसे इससे क्या बात है मम्मी? मैंने एक घूंट पानी पिया। तभी मम्मी ने वही बात दोबारा कही, मम, धीरे से, मैं अपनी पोती या पोते को कब देख पाऊंगी? इससे कहता है, बू, पानी मेरे मुंह से ऐसे फव्वारे की तरह छिटक गया जैसे कोई धुंध हो। मुंह पोंछते ही मैंने ऊंची आवाज में जवाब दिया, इससे हड़बड़ाते हुए, क्या क्या कह रही हो आप? ये मम्मी क्या सोच रही हैं? कोई सीधे ऐसे कैसे पोते पोतियों की बात कर सकता है? मम्मी ने तब गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मम, शांति से। ऐसा इसलिए क्योंकि इस घर में तुम रियस सन को सिर्फ रियस कहकर बुलाते हो, तो बात तो वही है ना?
मैं सोच रही हूँ कि मेरा पोता या पोती भी कोई जापानी नाम रख सकता है। तुम जानते हो, कुछ जापानी नाम ऐसे होते हैं जो दूसरे देशों में भी अजीब नहीं लगते। इसलिए अगर लड़की हुई तो उसका कोई प्यारा सा नाम हो सकता है, जैसे एरी या मारी। इससे हक्का बक्का। तुम पहले से इतना आगे सोच चुकी हो। अभी बहुत जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी। वो क्या सोच रही हैं? इससे धीरे से। मैं ये कह रहा हूँ कि पोते या पोती और उनके नामों के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी है। मैंने तो अभी बस अपने प्यार का इजहार ही किया है। पहले तो हमें अपना रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ाने दो। बस मुझे और रियस को प्यार भरी नजरों से देखो। देखा, सब हमें देखकर हंस रहे हैं। इससे थोड़ा शर्माते हुए रियस दूसरी ओर बहुत शर्मीली हो गई है, इतनी कि उसका चेहरा भी पूरी तरह से लाल हो गया है। इससे खुशी से मैं अभी बहुत खुश हूँ। इस वक्त मुझे पोते पोतियों की कोई परवाह नहीं, मुझे बस रियस की परवाह है। इससे कहता है, मैंने मम्मी से ये बात बड़े जोश में कही। तभी रियस ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रियस शर्मीली मुस्कान के साथ, माँ मैं भी इस समय बहुत खुश हूँ, बस इसे के पास होना मुझे बहुत खुश करता है। रियस ने मुझे लाल चेहरे के साथ मुस्कुरा कर देखा। इससे धीरे से रियस नजरें मिलाते हुए इसे हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। क्या अद्भुत स्त्री है वो। मैं इतना खुश हूँ कि मर भी सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रियस वो खूबसूरत है, प्यारी है। रॉसवाइस सान चाय पीते हुए शांत स्वर में, इसी को कहते हैं बैकर प्ले। लेकिन स्कूल में सामान्य रहने की कोशिश करो। वो अक्सर ऐसे समय में टीचर बन जाती हैं। कोने को क्षण हमें घूर रही थी, मुझे और रियस को। फिर उसने नजरें नीचे कर ली। कोने को क्षण धीरे से बुदाबुदाते हुए, पोता, बच्चा, खुशियाँ, उसने बहुत धीमे स्वर में ये कहा। इससे चिंता में सोचते हुए, वो थोड़ी थकी हुई लग रही है। क्या कोने को क्षण के साथ सब ठीक नहीं है? सो गाइस, आज के लिए इतना ही बस। और इसके अंदर है टोटल 4 पार्ट। तो मैंने अब तक अभी पूरा 1 पार्ट कंप्लीट कर दिया है 11वां नोवेल में। तो बाकी के पार्ट के लिए स्टे ट्यून और मुझे लेट मी नो इफ यू लाइक माय वॉइस और ये वाला वॉइस। सो तब तक के लिए गुड बाय और लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना।